वेलकम दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्रॉस स्टडी सर्कल पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में रिवीजन किया था। हम लोगों ने समझा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और उच्चतम न्यायालय के बारे में समझा था। चलिए आज हम लोग समझेंगे हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय होता है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय, जो आप लोग के सामने ये स्लाइड पे दिख रहा होगा। और अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है, पहले उच्चतम न्यायालय का मतलब समझिए। उच्चतम न्यायालय हमारा जो एक न्यायालय है, जो अंतिम न्यायालय कहा जाता है जिसे, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये उच्चतम न्यायालय होता है। और हाई कोर्ट वह होता है जो कि राज्य के सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में गिनती आती है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय में गिनती आती है, जिसे और उसके अंडर जो जितने भी न्यायालय रहते हैं, जितने भी जिले में रहते हैं, जितने भी गांव के ये पंचायत के अंदर आते हैं, ये छोटे मोटे न्यायालय, वो सारे न्यायालय सब ऑर्डिनरी कोर्ट कहे जाते हैं। समझ गए? चलिए हम लोग अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आगे समझते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करना भूले नहीं। आप लोग का एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ये देखिए हाई कोर्ट और सब कोर्ट के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय क्या है? 1 सेकेंड दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने समझा कि इसे क्या कहते हैं। ये पूरे केंद्र का न्यायालय होता है। पूरे केंद्र मतलब ये पूरे देश के न्यायालय कहा जाता है। इसे इसे पूरे देश का न्यायालय कहा जाता है। समझ गए? ये पूरे देश का एक न्यायालय होता है। ये पूरे देश का न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय। ये पूरे देश में इसका क्षेत्राधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो ये राज्य स्तर का न्यायालय होता है, और अधीनस्थ न्यायालय भी ये राज्य स्तर का होता है। ये राज्य स्तर का होते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय भी राज्य स्तर के होते हैं। ये भी राज्य स्तर के होते हैं न्यायालय। समझ गए? और ये भारत की एकल न्यायिक प्रणाली है, जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 से अंगीकृत किया गया था। कब से? ये भारत सरकार द्वारा कब से अंगीकृत किया गया? 1935 से अंगीकृत किया गया। 1935 से अंगीकृत किया गया है न्यायालय को। समझ गए दोस्तों? ये है। चलिए अब उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं कि उच्च न्यायालय के बारे में क्या चीजें बताई गई है, उसके बारे में कुछ समझते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो ये न्यायिक आधिकारिकता की बात करें तो ये राज्य से संबंधित जितने भी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये उसके न्यायालय होते हैं। समझ गए? और ये दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्चतम न्यायालय नहीं, ये उच्च न्यायालय बन सकते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए 2 राज्य है, 2 राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ऐसा कब कहा गया था? 7वां संविधान संशोधन में कहा गया था। 1956 के तहत इसे लागू किया गया था। और संसद के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र को उच्च न्यायालय की अधिकारिता में शामिल कर सकती है, या किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संघ राज्य क्षेत्र से बाहर कर सकती है। इसे मतलब है कि मतलब ये किसी भी हमारे देश के राज्य क्षेत्र को उस न्यायालय के अंतर्गत ला सकती है, और किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वो बाहर कर सकती है। मतलब उसके लिए अलग उच्च न्यायालय बना सकती है, अलग राज्य के लिए। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं किया है। अब चलिए समझते हैं पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर की बात करें तो आगे देखिए। उच्चतम न्यायालय में ये देखिए, हमारा ये उच्चतम न्यायालय में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को हम लोग जानते हैं कि ये अंतिम न्यायालय के रूप में माना जाता है। इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता है, ये पूरे देश के लिए होता है। और उच्च न्यायालय राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। किसके? ये राज्य का प्रशासन का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, और ये देश का अंतिम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में देखें तो ये उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 127 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। और उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 से
अनुच्छेद 214 से 223 तक ये बताया गया है। 223 तक ये बताया गया है, समझ गए। उच्चतम न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत कौन? भारत के दोनों तो मुख्य न्यायाधीश को ही जाने जाते हैं, जो राज्य के भी और उच्चतम न्यायालय के भी, लेकिन ये भारत के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं और ये राज्य के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए उच्चतम न्यायालय भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है, समझ गए। और उच्च न्यायालय के प्रमुख राज्य का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को। और ये भारत में एक उच्चतम न्यायालय है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो ये 25, अब तक 25 भारत की 25 उच्च न्यायालय है। इनमें से 3 की एक से अधिक राज्यों में अधिकारिता दी गई है। इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि जितने राज्य हैं उतने न्यायालय, उच्च न्यायालय होने चाहिए, लेकिन हम लोग जानते भी हैं कि 3 की जो अधिक से राज्य है उसकी अधिकारिता 1 से 2 राज्यों की अधिकारिता एक न्यायालय में दी गई है, एक उच्च न्यायालय में, समझ गए। इसकी बात करें तो अब ये देखिए, ये देश के सभी न्यायालयों पर अधिकारिता होता है इसका, किसका? उच्चतम न्यायालय का। और राज्य के और उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय का सभी राज्यों के सभी न्यायालयों पर अधिकारिता चलता है, समझ गए। और उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों पर ही रीट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है ये मूल अधिकारों के साथ साथ ये नागरिकों के सामान्य कानून अधिकारों को भी परिवर्तन करने के लिए भी ये इनको अधिकारिता दी गई है, समझ गए। और देखिए, ये केवल मूल अधिकारों पर ही, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार पर ही रीट जारी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने समझा। और इसमें क्या था? दोनों पर कानून सामान्य नागरिक के कानून के अधिकारों पर भी परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। और नियुक्ति की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के परामर्श के द्वारा ये उच्च न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और उच्च न्यायालय की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय में राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और इसमें उच्चतम न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? ये 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कई अन्य मुख्य न्यायाधीश इसमें राज्य में होते हैं। और सेवा की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितने समय तक रहता है? इनकी कार्यकाल की बात की जाए तो ये 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल देते हैं। ये 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल उच्चतम न्यायालय में होता है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्ति के बाद ये वकालत नहीं कर सकते हैं। कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं वो सेवा नहीं दे सकते हैं वकालत के रूप में किसी भी न्यायालय में। लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे वाले न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, समझ गए। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। और पद से हटाने की बात की जाए तो ये पद से तभी हटते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसमें मैंने बताया था कि संसद में विशेष बहुमत प्रदान किए जाते हैं और दोषित वो पाए जाते हैं। दोनों सदनों में यदि उन्हें दोषित करार दिया जाता है तब उनको संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और संसद की इसमें उच्च न्यायालय में कैसे हटाने की प्रक्रिया है? इसमें हटाने की प्रक्रिया है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। मतलब कि सेम प्रक्रिया दोनों में चल रही है, समझ रहे हो। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। और वेतन की बात करें, वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते होते हैं, ये सब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश के कहां से आते हैं? ये संचित निधि से दिए जाते हैं। और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को ये कहां से देते हैं? वेतन और भत्ते देते हैं राज्य सरकार की संचित निधि से। लेकिन पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से आते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। उससे पहले एक बात नोट करके लिख लीजिए कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश के न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, समझ गए। चलिए अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो उनके बारे में क्या बताया गया है।
उनके बारे में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति में, जैसे कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ये देखिए, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो संबंधित राज्य हैं, उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करते हैं। मतलब आप लोग समझे, इसका मतलब है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है और जिस जिस राज्य से संबंधित, जिस राज्य की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य की राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। ये दोनों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश को। और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक साझा पर, जैसे कि उच्च न्यायालय के जो मामले हैं, ये जैसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करने के बाद भी किया जा सकता है। समझे? किसके लिए? 2 राज्य के लिए। ये बात याद रखिएगा, यदि एक राज्य से ज्यादा 2 राज्य के लिए ये नियुक्ति किया जा रहा है, तो ये दोनों राज्यों के राज्यपाल के द्वारा परामर्श किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस परामर्श के बाद वो नियुक्ति करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। उच्च न्यायालय की बात देखें तो उच्च न्यायालय के जो नियमित न्यायाधीश होते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और उसके जिस राज्य में नियमित न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, उस राज्य के राज्यपाल तथा उसके संबंधित जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। उसके बाद इनकी नियमित न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। समझ गए? किन से परामर्श लेना पड़ता है नियमित में? नियमित न्यायाधीश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के राज्यपाल से और राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करते हैं। समझ गए? अब चलिए इसमें देखिए कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 3 स्थितियों में की जाती है। 3 स्थितियों की बात की जाए तो ये, जब पहला स्थिति है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से रिक्त, मतलब मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश का जो पद रहता है वो पद खाली है, तब की जाएगी। या तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, या किसी कारण से वो अनुपस्थित है, वो कहीं गए हैं या कुछ भी लीव पर हैं, उनके अनुपस्थिति में या तो उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उस राज्य के उस उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति करती है। आप लोग समझ रहे हैं? ये बात कही गई है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। समझ गए? अब चलिए अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में समझिए थोड़ा। ये देखिए, जैसा मैंने बताया था, ये सब ये 3 कंडीशन इनको लगाई गई है। ये आप लोग ये 3 कंडीशन पढ़ लीजिएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होती है ये इस स्थिति में की जाती है। समझ गए? अब चलिए अतिरिक्त न्यायाधीश जो रहते हैं उनकी कैसे नियुक्ति की जाती है देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो अस्थायी अवधि पर रहते हैं, जैसे 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, उनसे कम अवधि के लिए रहते हैं, उनके लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। समझ गए? जब उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी वृद्धि हो जाती है, समझ गए, तब इनको उच्च न्यायालय के कार्यकाल को यदि मान लीजिए लंबित किया जा रहा है, तो उसमें इनकी नियुक्ति की जाती है अतिरिक्त न्यायाधीश की। इस स्थिति में ये करते हैं। कब? जब उच्च न्यायालय के कामकाज में अस्थायी रूप से वृद्धि होती है, अस्थायी रूप से वृद्धि होती है, तब की जाती है। यह कार्य लंबित की जाती है तब। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में। कार्यवाहक न्यायाधीश तो सेम है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जब की जाएगी जब उस न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है या किसी अन्य कारण से अपने पद से कर्तव्यों से पालन करने में असमर्थ होता है। 3 स्थिति मैंने बताया ही है, वही बात मैंने, ये नियुक्ति नहीं वहाँ बताया गया था किसके द्वारा की जाती है, इसके लिए मैंने अलग से, ये याद नहीं होगा, इसी वजह से मैं सेम ये लिख दिया हूँ कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सेवानिवृत्ति न्यायाधीश क्या होते हैं। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की बात की जाए तो ये किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति न्यायाधीश
से उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मतलब आप लोग समझे? मान लीजिए कोई अन्य न्यायालय है आपके जिले के अलावा, आपके राज्य के अलावा कोई दूसरे राज्य का न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य कोई भी अन्य, या आपके मान लीजिए दूसरे राज्य के न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आपके राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकती है। मतलब एक दूसरे में के न्यायालय में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकती है। इसको बोलते हैं सेवानिवृत्ति न्यायाधीश। या केवल राष्ट्रपति और इस प्रकार किए जाने वाले व्यक्ति के पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है। समझ गए? अब चलिए समझते हैं कि इनकी त्यागपत्र देने का क्या प्रक्रिया है, इनको हटाने का क्या प्रक्रिया है, कब न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहेगा, किन स्थिति में। त्यागपत्र की बात की जाए तो इनको मुख्य न्यायाधीश को तो अपना त्यागपत्र देने का ये अधिकार है। किनको क्या त्यागपत्र देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। ये मुख्य न्यायाधीश किन्हें त्यागपत्र देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट समझिए, इनको हटाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। इनको हटाने के लिए वही सेम तरीका होगा जैसे कि मैंने उच्चतम न्यायालय के लिए बताया है। उच्चतम न्यायालय में ये दोनों सदनों पर यदि दोषित करार किया जाता है और विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटाया जाता है, सेम इसमें भी इन्हें भी उसी तरह हटाने की प्रक्रिया दिया गया है। और इनका स्थानांतरण की बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही, और जैसे जिस राज्य में ये स्थानांतरण करवाना चाहते हैं तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श के बाद ये हस्तांतरण किया जा सकता है। समझ गए? किनसे? हस्तांतरण में यदि दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, मान लीजिए बिहार से यूपी जाना चाहते हैं, तो यूपी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लेना पड़ेगा, और जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे, उनसे परामर्श लेने के बाद इनको हस्तांतरण किया जा सकता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं इनकी कार्यकाल की बात। कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल तो आप लोग जानते ही हैं कि इनका कार्यकाल दिया हुआ है 62 वर्ष की आयु तक, और उच्चतम न्यायालय का कार्यकाल दिया है 65 वर्ष तक की आयु तक पद पर ये बना रह सकते हैं। और संविधान में मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल ऐसे तो तय नहीं किया गया है। समझ गए? अब चलिए देखिए इनकी शपथ कैसे ली जाती है। शपथ के बारे में थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। शपथ की प्रतिज्ञा जो ली जाती है ये संविधान के 3रे अनुसूची में दिया गया है। समझ गए? ये संविधान के 3रे अनुसूची में बताया गया है कि इनको शपथ लेने का प्रक्रिया किस प्रकार होगी। और ये राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा किसी भी नियुक्त व्यक्ति जो रहते हैं उनके ये समक्ष ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं। समझ गए? और संविधान और ये शपथ किस चीज की लेते हैं? ये शपथ लेते हैं कि संविधान, विधियों और भारत की जो संप्रभुता है तथा अखंडता है उसको बनाए रखेंगे, ये उनको तोड़ेंगे नहीं, इस चीज की वो शपथ लेते हैं। और इनका वेतन की बात की जाए तो इनका वेतन तो मैंने बताया ही है कि ये संसद के द्वारा निर्धारित होती है। ये संसद ही निर्धारित करती है कि इनका वेतन कब होगा। जैसे उच्चतम न्यायालय में भी ऐसा ही है कि संसद ही निर्धारित करती है, लेकिन किसी नियुक्ति के बाद निर्धारित नहीं करती है। उनके नियुक्ति के बाद कोई भी यदि क्षेत्राधिकार आता है, जैसे कि कोई भी अधिकार जो उनको पहले से दिया गया है, कोई दूसरे जो न्यायाधीश थे उनको दिया गया है, तो इनको भी वो अधिकार प्राप्त होंगे। उनको ये संसद रोक नहीं ला सकता है, उससे रोक नहीं सकते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं संसद। समझ गए? ये बात इनके वेतन के बारे में कही गई है। और इनका वेतन तो आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया है, जो डिफरेंस बता रहे थे। इनका वेतन राज्य की संचित निधि के द्वारा आती है। किसके द्वारा? राज्य की संचित निधि के द्वारा। और पेंशन कहां से आती है? पेंशन आती है सिर्फ ये भारत के संचित निधि के द्वारा आती है, ये भारत से आती है। और उच्च न्यायालय के मामले में ही खाली ये पेंशन आती है, ये भारत संचित निधि के द्वारा। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मामले में ये दोनों पेंशन और भत्ते जो और वेतन होते हैं ये सारे भारत सरकार के संचित निधि के द्वारा आते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझते हैं। उसमें क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो
पहला में देखिए मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि कोई उच्च न्यायालय जो है वो प्रथम दृष्टियावादों की सुनवाई अपील के माध्यम से नहीं करता है। कोई दृष्टि के मतलब कि किसी को देखकर नहीं करता है। वो कई मामलों की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, उस पर आधारित है। जैसे कि पहला देखते हैं कि वो मूल अधिकारों को लागू जो कि अनुच्छेद 226 में है उसके तहत आ रहा है कि नहीं, उसको देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि संविधान की व्याख्या से जुड़े मामला जो रहता है, जो अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित होता है, उसको करने का आदेश देने के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। तीसरा है वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय के अवमानना से जुड़े मामले हैं। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के जो चुने गए चुनाव से जो संबंधित विवाद होते हैं उनके बारे में है। और नेक्स्ट राजस्व मामले में और राजस्व संग्रह के आदेशित या किए गए जो कार्य से संबंधित मामला होता है उन पर ये छिनका क्षेत्राधिकार मूल अधिकार पे है। समझ गए। और रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार देखते हैं कि क्या दिया गया है। रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो ये रिट का देखिए, इसका बात करें तो ये अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के साथ साथ जो सामान्य कानून होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उनको भी लागू करने के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसे उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा रिट जारी करने की अधिकार ये देता है। रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में बहुत व्यापक है। जैसा कि हम लोग देखें तो ये चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि रिट क्षेत्राधिकार मूल ढांचे का ये हिस्सा है, ये उच्चतम न्यायालय ने बताया था। ऐसा फैसला ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था। और देखिए क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के आने वाले जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो उनसे उच्च न्यायालय के जो नीचे वाले न्यायालय हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। इसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और इसके पास कौन कौन सी मामले होते हैं, इनके पास मामले होते हैं दीवानी, फौजीदारी, ये दोनों मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। और निचली अदालत के बात करें तो निचली अदालत के द्वारा जो दी गई किसी भी मौत की जो सजा होती है उसकी पुष्टि करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो की जाती है, जो की जानी चाहिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी पुष्टि, चाहे निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील की गई हो या नहीं की गई हो, ये उसके बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। समझ गए। अब देखिए ये अधिक्षण की शक्ति समझते हैं। अधिक्षण की शक्ति क्या है। अधिक्षण की शक्ति यही है कि मान लीजिए एक उच्चतम न्यायालय के पास उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों के अधिक्षण की शक्ति जो होती है उसको बोले जाते हैं अधिक्षण की शक्ति। समझ गए। और इसमें केवल प्रशासनिक अधिक्षण और बालिक, इनमें जो प्रशासनिक जो अधिक्षण होते हैं और न्यायिक अधिक्षण होते हैं, ये दोनों को शामिल किया गया है। समझ गए। अधिक्षण को राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गया, पदस्थापन हो गया और पदोन्नति के लिए मामले हो गया। इस मामलों में और जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य राज्य की न्यायिक सेवा है, उस सेवा में व्यक्तियों की जो नियुक्ति के मामले जो होते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के परामर्श के द्वारा ही ये करता है। समझ गए। इसे बोलते हैं अधिक्षण की शक्ति। और अभिलेख की बात की जाए तो अभिलेख न्यायालय की बात की जाए तो अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां है। जैसे कि पहला शक्तियां की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो गए, कार्यवाहियां हो गई और जो कार्य हैं अस्थायी स्मृति हो गया एवं जो साक्ष्य के लिए जो दर्ज किए जाते हैं उन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में पहचाना जाता है। दूसरा शक्ति की बात करें तो इनमें न्यायालय की जो अवमानना है वो अवमानना के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों दंड जो होते हैं दोनों से दंडित करने की शक्ति इनको है। समझ गए। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के निर्णय और आदेश की समीक्षा करने और उसे सही करने की शक्ति भी इनके पास होती है। भले ही संविधान के द्वारा समीक्षा की गई कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई हो या नहीं की गई हो, ये जरूरी नहीं है। समझ गए।
ये बताया गया है अधीनस्थ न्यायालय के मामले के बारे में, इसके बारे में। नेक्स्ट समझते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति ये क्या है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो उच्च न्यायालय के जो केंद्र हैं और राज्य सरकार दोनों के विधायी और कार्यकारी आदेश होते हैं, उन आदेशों की संवैधानिकता जो जांच जो करने की शक्ति दी गई है, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 13, 226 उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान करती है। और एक विधायी और कार्यकारी जो कार्रवाई की गई जो संवैधानिक वैधता है, उनको तीन आधारों पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पहला अधिकार की बात करें तो पहला आधार की बात करें तो यह मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 का उल्लंघन करता है। दूसरा बात करें तो यह उस प्राधिकरण की क्षमता से बाहर है जिसने इसे बनाया है। और लास्ट में हम तीसरा की बात करें तो यह संवैधानिक जो प्रावधान है उस प्रावधानों को प्रतिकूल दिया गया है। समझ गए? ये थी हमारी उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार के शक्तियां के बारे में, और उनका क्षेत्राधिकार कहां तक है इनके बारे में बताया गया है। संविधान ने उच्च न्यायालय के समान ही उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा का उपाय किया है। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग किया गया है। अब चलिए समझते हैं, हम लोगों ने इस समझ लिया कि ये उच्च न्यायालय क्या है और उनका क्षेत्राधिकार क्या है। अब अधीनस्थ न्यायालय के बारे में समझते हैं, उनका न्यायिक क्षेत्र के बारे में समझते हैं कि क्या है। पहले संरचना समझते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय में बात की जाए तो, संरचना की बात की जाए तो अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं? देखिए, पहले हम लोग का राज्य क्षेत्र में आता है उच्चतम न्यायालय, जो कि राज्य स्तर, उच्चतम नहीं, उच्चतम तो ये भारत सरकार, एक अंतिम न्यायालय हो गया जो भारत सरकार का अंतर्गत आता है, और ये राज्य के अंदर आता है। इसीलिए अब इससे नीचे जितने न्यायालय हैं, इसके नीचे ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके नीचे उच्च न्यायालय के नीचे आने वाले जितने भी न्यायालय हैं उनको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। ये बात याद रखिएगा, ये उच्च न्यायालय के नीचे आने वाले जितने भी न्यायालय हैं उनको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। ये देखिए, महानगरीय क्षेत्र में जो न्यायालय होता है और जो जिला में न्यायालय होता है वो दोनों बराबर होता है। अब चलिए इनको समझते हैं पहले कि जिला न्यायालय के पास क्या शक्तियां दी गई है। जिला न्यायालय के पास शक्तियां की बात की जाए तो जिला न्यायालय में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार होते हैं। दीवानी, फौजदारी, ये दोनों मामलों को मूल और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। समझ गए? और जब वह दीवानी मामले को देखता है जिला न्यायालय, तो उस जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। और जब आपराधिक मामले से निपटता है तो वह सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है। समझ गए? कब? दीवानी मामले में दीवानी मामले में न्यायाधीश के रूप में, जिला न्यायाधीश के रूप में देखता है। समझ गए? और फौजदारी मामले में, आपराधिक मामले में, आपराधिक मामले में ये सत्र न्यायालय के रूप में देखता है। समझ गए? सत्र न्यायालय, ये दोनों बात याद रखिएगा। यदि आपराधिक मामला रहेगा तो वो सत्र न्यायालय के रूप में देखेगा, और दीवानी मामला रहेगा तो इसे जिला न्यायालय के रूप में देखेगा। सत्र न्यायाधीश आजीवन कारावास जैसे हो गया, जिसके अंदर आ गया कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड सहित कोई भी सजा दे सकता है। समझ गए? इसे बोलते हैं सत्र न्यायालय। और मृत्युदंड देने के लिए उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही नहीं कि ये उच्च न्यायालय के बिना ही ये दे देगा मृत्युदंड, ऐसा नहीं है इसमें। अब चलिए इसके नीचे बात करते हैं, जिला न्यायालय की पहले बात करते हैं। जिला न्यायालय में क्या बात कहा गया है, उसके नीचे कौन से न्यायालय आते हैं पहले वो देखते हैं। उसके नीचे के न्यायालय की बात की जाए तो ये देखिए,
ये जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में ये देखिए दीवानी और फौजीदारी, ये दोनों प्रांतीय लघुवाद न्यायालय कहा जाता है इसे। ये दोनों को प्रांतीय लघुवाद न्यायालय कहा जाता है किसी क्षेत्र का, जो असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार और मुंसिफ न्यायाधीश से अपीलें सुनता है, उसको बोला जाता है। और पहले की प्रेसिडेंसी शहरों के दीवानी न्यायिक प्रशासन के स्थान पर वर्तमान मेट्रोपॉलिटन अदालत ने ले लिया है। ऐसा महानगरीय क्षेत्र में जो इसके बाद जो न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय महानगरीय क्षेत्र के बाद इसमें मेट्रोपॉलिटन और प्रेसिडेंसी न्यायालय हो गया इसके अनुरूप। समझ गए? ये देखिए, जैसे यहाँ कोई राज्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है तो वह दीवानी और फौजीदारी न्यायालय रहेगा। कोई राज्य के जिला के अंदर ये मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन नहीं है तो वह दीवानी और फौजीदारी न्यायालय रहेगा। और लेकिन शहर है, यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसमें ये इस केस में ये क्या रहेगा, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट कहलाएगा। और इसमें प्रेसिडेंसी लघु न्यायालय कहेगा, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कहलाएगा। समझ गए? और मेट्रोपॉलिटन सिटी में इससे नीचे कोई न्यायालय नहीं होता है। समझ गए? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट के नीचे कोई न्यायालय नहीं होता है। लेकिन हमारे जो गांव में है, किसी राज्य के जिले के गांव जो हो गया उसके नीचे आते हैं, ये देखिए उसके नीचे आते हैं मुंसिफ न्यायालय आते हैं और न्याय पंचायत आते हैं, ये दोनों हो गया। और फौजीदारी में कौन कौन से आते हैं? फौजीदारी में आते हैं मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय आते हैं और पंचायत अदालत आते हैं। चलिए इसमें समझते हैं कि मुंसिफ न्यायालय, न्याय पंचायत, मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय और पंचायत अदालत, ये सब क्या हैं। ये सब की बात करें तो ये पंचायत न्यायालय हैं। पंचायत न्यायालय, दीवानी और फौजीदारी जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय नाम हैं, जैसे कि न्याय पंचायत हो गया, पंचायत अदालत हो गया, ग्राम कचहरी हो गया, ये आदि नाम से ये कार्य करते हैं। समझ गए? ये उसके अंतर्गत आते हैं। मुंसिफ की अदालत की बात की जाए तो ये क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित होता है। मुंसिफ वाला ये उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। समझ गए? अब आगे बात की जाए तो मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत और दो न्यायालय आते हैं, जो कि एक न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय आते हैं और दूसरा कार्यकारी दंडाधिकारी। ये न्यायिक और कार्यकारी दंडाधिकारी क्या है, इसकी बात की जाए तो ये देखिए, इसकी बात की जाए तो हम लोग न्यायिक और मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी जो होते हैं, ये उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में न्यायिक का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं इन दोनों में। और जबकि कार्यकारी दंडाधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यकारी कार्यों को निर्वहन करती है। इसे बोलते हैं न्यायिक और कार्यकारी दंडाधिकारी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। उनके नियुक्ति के बारे में समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के पहले बात करते हैं। जो हमारे उच्च न्यायालय के जो न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय के बाद जो न्यायालय आते हैं वो जिला न्यायालय होता है। अब देखिए उनके न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में समझते हैं। उनकी नियुक्ति की बात की जाए तो ये किसी राज्य के में जो जिला होता है, जैसे हर एक राज्य में अलग अलग जिले होते हैं, मतलब बहुत सारे जिले होते हैं, उन राज्य में जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे पद स्थापन और जो पदोन्नति जो होती है, उच्च न्यायालय के परामर्श के से ही राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जो जिला न्यायालय का रहता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। समझ गए? दूसरा बात की जाए तो जिला न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की बात की जाए तो ये पहले से ही केंद्र और सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी,
मतलब कि कोई भी कार्य मतलब सेंट्रल और स्टेट का गवर्नमेंट सेवा में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की जाए तो उन्हें 7 वर्ष तक वकील का कार्य लगातार किए हों तब उनकी नियुक्ति की जाएगी, या 7 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य किए हों तब। तीसरा कंडीशन की बात की जाए तो योग्यता की बात, ये उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। यदि उनके द्वारा सिफारिश की गई है तब होगी। इन कंडीशनों को यदि फुलफिल कोई न्यायाधीश जो बन रहे हैं वो करते हैं तो उनको जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। समझ गए? और इनके अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात की जाए तो जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये राज्य के न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति की बात की जाए तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद करते हैं। समझ गए? ये राज्यपाल ही करते हैं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और राज्य के लोक सेवा जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ये नियुक्ति करते हैं उनकी। समझ गए? चलिए, हम लोगों ने ये सारी बातें समझी कि क्या बताया गया है उच्च न्यायालय के बारे में और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पूरी सारी चीज़ें को समझा, पिछले क्लास में उच्चतम न्यायालय के बारे में समझा, अभी हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में समझा, और अब उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के बारे में समझा। यहाँ पे हम लोगों का ये तीनों न्यायालय के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद एक क्लास और लेंगे न्यायालय का, उसमें और जो बचा हुआ है उसके बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग देख रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए क्या इतनी डाटा को मैं कितनी अच्छी तरीके से ये लिख कर लाता हूँ जो कि आप लोग को समझा सकूं और आप लोग समझ सको। मेन बात बीपीएससी और यूपीएससी ये जो एग्जाम रहती है, इन एग्जामों का मतलब है कि आपको रट्टा मारना नहीं है, आपको समझना है कि किसी चीज की बात उठ रही है तो वो क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, उसको योग्यता क्या है, ये बात आपको माइंड में मेमोरी में फिट करना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। इसमें रट्टा का कोई ये सिस्टम नहीं है क्लियर करने का। यदि रट्टा मार भी लेते हो तो पहले एग्जाम क्लियर कर जाओगे, दूसरे एग्जाम, लेकिन इंटरव्यू में आपको छाटने का चांस रहता है रट्टा पर। इसलिए आप लोग जितने से ज़्यादा इसे समझने का कोशिश करो, और मैं श्योर शॉट कर रहा हूँ कि यदि आप लोग इतने समझ जाओगे तो आप लोग का मेमोरी शार्प हो जाएगा, और इससे इस जो आप पढ़े हो उससे समझ जाओगे कि कौन से पॉइंट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं बीपीएससी, तो आप लोग उस क्वेश्चन को आंसर देने में सक्षम हो गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, समझेंगे। ओके, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।